सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का ये जो चैप्टर नंबर 10 का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये चैप्टर कंप्लीट कर दो पहले, फिर उसके बाद मनी एंड क्रेडिट को चालू करना। तो पहले जो है क्या करता हूँ मैं, ये वाले चैप्टर हिस्ट्री को खत्म कर देता हूँ ताकि जो जो छूटे हुए जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। एक बार आप कमेंट करके फिर मेरे को बता देना कि कौन-कौन से चैप्टर के पार्ट्स जो है बचे हुए मैथ्स में, सोशल में और साइंस में, ताकि वो बचे हुए पोर्शन में पहले कंप्लीट कर दूं फिर कोई नया चैप्टर जो है चालू करूं। ठीक है, तो देखो हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा हुआ था, किस तरीके से कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या इम्पैक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसने जीता। अब हम लोग आगे समझेंगे कोल्ड वॉर का और डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ये जो यूएसएसआर था ये पहले बहुत बड़ा रीजन था जो कि 1991 1992 में आते आते 1991 और 1992 के आते आते ये 16 अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो क्या रीजन थे जो यूएसएसआर स्प्लिट हो गया, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है इन 1945 द यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज टुगेदर डिफीट जर्मनी एंड जापान। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए हो गया, अमेरिका ब्रिटेन हो गया, यूएसएसआर हो गया, ये सारे एक साइड थे। जर्मनी, जापान, इटली जो है दूसरे साइड थे। तो इन्होंने 1945 में यूएसएसआर और यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर जो है इटली, जर्मनी, जापान को हरा दिया था। But the alliance did not last for long and soon USSR and America emerged as a global competitor and the advertiser। लेकिन क्या हुआ, दोनों साथ में मिलकर लड़ाई तो लड़े लेकिन लड़ाई जीत गए। देखो लड़ाई जीतने के बाद क्या होता है, कई बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और ये लगने लगता है कि कौन सा कंट्री ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट मैच में आपने बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया, तो पूरा टीम जीता है, 11 प्लेयर मिलकर जीते हैं। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छा बॉलिंग किया, मैं बहुत अच्छा बैटिंग किया, मैं बहुत अच्छा फील्डिंग किया, इसीलिए जीत पाया, तो मैं कोई लीडर बनना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग है तो आते रहेंगे। उसी तरीके से यूएसएसआर और अमेरिका जब दोनों मिलकर लड़ाई जीत लिए, उनके बाद में कौन सुपीरियर है इस बात को लेकर दोनों में जो है आर्ग्यूमेंट जो है चलना स्टार्ट हो गया कि यूएसएसआर ने इटली जापान को हराया या अमेरिका ने ज्यादा हराया, किसने ज्यादा डैमेज किया, इस बात पे जो है लड़ाई चालू हो जाती है। यूएसएसआर बिलीव्ड इन द कम्युनिज्म एंड वांटेड टू प्रोपागेट द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कम्युनिज्म, ठीक है। अब ये कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, जब तक आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको रशिया की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। कम्युनिज्म का मतलब होता है ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल का मतलब क्या है कि अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में कोई अमीर कोई गरीब ऐसा नहीं होगा, सबके पास इक्वल वेल्थ होगा, सबके पास इक्वल रिसोर्सेस होगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो कम्युनिज्म वाले जो लोग थे या कम्युनिज्म कंट्रीज वाले जो लोग थे ये क्या सोचते थे कि जो ज्यादा रिच पर्सन है उस रिच पर्सन से हम क्या करेंगे, पैसे जो है क्या करेंगे, ले आएंगे और रिच पर्सन से पैसे लाकर उसको क्या करेंगे, पुअर पर्सन में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पुअर पर्सन से पैसे या फिर क्या कर, पुअर पर्सन को क्या करेंगे हम लोग, रिच पर्सन के पास जो पैसा है उसको लाकर जो है हम लोग बांट देंगे। या हम लोग क्या करेंगे, अगर रिच पर्सन से जो है पैसे लाकर पुअर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे या गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर लोगों को इतना रिसोर्सेस अवेलेबल करा देगी जिससे ये इनके सामने आकर इक्वली क्या हो सके, खड़ा हो सके। तो बेसिकली सोसाइटी में इक्वालिटी को लाने के लिए आप अमीर लोगों से पैसा लेके गरीब लोगों में बांट दो या गरीब लोगों को इतना पैसा दे दो कि वो अमीर लोगों के बराबर आ जाए। इस थिंकिंग को बोलते हैं कम्युनिज्म बोलते हैं या कम्युनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो रशिया था ना वो रशिया इसी पर बिलीव करता था, कम्युनिस्ट था वो। रशिया क्या था, कम्युनिस्ट, आज भी कम्युनिस्ट है वो। ठीक है, उसके बाद जो अमेरिका था, जैसे यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। It believed that communist state would reduce inequality in society by taking over control of country's resources, factories, bank, mines, and using them for benefit of all classes of people।
जो कम्युनिस्ट वाले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि अगर हर चीज पर सरकार का अगर कंट्रोल होगा, फैक्ट्रीज पर हो गया, बैंक पर हो गया, अदर रिसोर्सेज पर हो गया, तो वो क्या करेगा, सोसाइटी में जो है इक्वालिटी लाना ज्यादा आसान है। और कहीं ना कहीं ये बात भी मतलब कुछ हद तक तो सही है कि अगर सारे चीज पर कंट्रोल अगर एक ही सरकार का होगा तो वहां पे सोसाइटी में इक्वालिटी आने के चांसेस जो है क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्योंकि फैक्ट्री से कितना सामान बनेगा, फैक्ट्री कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, बैंक किसको कितना पैसा देगा, माइंस में कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, माइंस का ठेकेदारी किसको मिलेगा, ये सब चीज अगर सरकार डिसाइड करेगी तो करप्शन तो होंगे ही, लेकिन सोसाइटी में जो इक्वालिटी बढ़ने के चांसेस जो है हो जाते हैं। वहीं पर दूसरे साइड जो अमेरिका था, ऑन द अदर हैंड बिलीव इन द इनकरेजिंग प्राइवेट इंटरप्राइज with individual having the freedom to acquire and use all resources to meet the need of society and the market being able to function freely without government intervention। कम्युनिस्ट में क्या होता था, देखो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कम्युनिस्ट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो ऑल कंट्रोल जो होता है, ऑल ओवर कंट्रोल, ऑल ओवर द कंट्रोल इज हैंडल्ड बाय, कौन करता है, हैंडल कौन करता है, गवर्नमेंट। तो पहला डिफरेंस क्या है, कम्युनिस्ट में सारा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट में गवर्नमेंट का नहीं होता है, नॉट नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा चीज, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की बात होती है, प्राइवेट में सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की बात तो होती है, लेकिन ये बोलते हैं कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केट को फ्री छोड़ दो, जबकि यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर को इमर्ज करने का मौका दो, कम्युनिस्ट में प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका नहीं देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, इंटरप्राइजेस हैं, उनको आगे आने का मौका देते हैं। आपने कभी सुना है कि रशिया में कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे अमेरिका में एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इस तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका में है। यूएसए में आपने कभी, यूएसएसआर में कभी आपने सुना कितनी बड़ी कोई कंपनी, आईफोन बनाने वाली कोई ऐसी कंपनी है, नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट थिंकिंग है। कम्युनिस्ट थिंकिंग का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने ही नहीं देना है, जबकि अमेरिका जो था वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर को हमेशा इनकरेज करता था, ठीक है। और वो ये बोलता था कि जो जितना मेहनत करेगा उस मेहनत के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इनकी भी थिंकिंग सही है। जबकि कम्युनिस्ट में क्या बोलते थे, अगर किसी ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो उससे पैसा छीन कर गरीबों में बांट देंगे, तो उनका तरीका भी सही है, ठीक है। तो अमेरिका वाले क्या बोलते थे, जो जितना अच्छा काम करेगा वो रिसोर्सेस को उतना ज्यादा यूटिलाइज करेगा, और अगर एक आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा तो फिर वो क्या करेगा, बाकी लोगों को नौकरी पर भी तो रख सकता है ना। तो इससे भी इक्वालिटी जो है आ सकती है। मतलब दोनों का मोटिव एक ही था कि सोसाइटी का ग्रोथ करना, इक्वालिटी लेके आना, लेकिन दोनों को उस अचीवमेंट को करने के अलग अलग तरीके थे। एक सरकार पूरा कंट्रोल करके करता था, एक में प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के करते थे, ठीक है। ऐसे करके जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है दोनों में डिफरेंसेस जो है आने लग गए थे। These were the ideologies difference between the two global superpower, with the USSR becoming a symbol of communist and America as a symbolist of capitalism। अमेरिका ने जो सिस्टम यूज किया उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा क्या दो, फ्री दो। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की जगह पर गवर्नमेंट सबका कंट्रोल करके रखेगा। तो ये दोनों में क्या था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है आने लगा। एक टाइम पे दोनों एक ही टीम से लड़ रहे थे, लेकिन देखो जैसे ही टीम जीत गई दोनों में डिफरेंसेस आने चालू हो गए। At the practical level, the two countries wanted to expand their sphere of influence by the trade and military might। ये इसके बाद ये आगे क्या चाहते थे कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कंट्रीज जो है हमारे साथ आए करके। जैसे देखो आज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो यूएसए के इन्फ्लुएंस में है, यूएसए जैसे बोलेगा वो कंट्री वैसे करेंगे, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब यूएसए की बात को मानते हैं, ठीक है। रशिया के बात को सुनने के लिए चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, कुछ और कंट्रीज है। तो ये भी धीरे धीरे क्या चाहती थी, अपना अलग अलग टीम बनाना चाहती थी। टीम मतलब ये कंट्रीज मेरे को फॉलो करें, ये कंट्री मेरे को फॉलो करे, ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है इन कंट्रीज में बढ़ जाए। But the really was that the two superpower wanted to gain access of resources of other countries for their own benefit। लेकिन एक्चुअल में ये भाई साहब लोग क्या चाहते थे कि जिस कंट्री में मेरा इन्फ्लुएंस बढ़े, वो कंट्री में इन्फ्लुएंस तो चाहते थे, लेकिन इन्फ्लुएंस अपने बेनिफिट के लिए चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं।
जो सऊदी जो कंट्रीज हैं, सऊदी में यूएई है, उसके अलावा क्या बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, और भी बहुत सारे वहां पे कंट्रीज हैं, यमन है जहां पर पेट्रोलियम रिसोर्सेस हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर जो सऊदी की जो कंट्रीज थी, अगर मान लो वहां पे रशिया अपना इन्फ्लुएंस बना लेता, तो इससे फायदा क्या होता? ये सऊदी कंट्रीज में जो है क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, अदर भी और यूजफुल चीजें मिलती हैं। तो इनका एक्सेस जो है इन चीजों पर बड़ी आसानी से मिल जाता, और इनको सस्ते दामों में जो है क्या मिलने लग जाता, ऑयल, नेचुरल गैस मिलने जाता। तो सारी कंट्रीज जो है, मतलब सारी कंट्रीज में जो है यूएसए और जो रशिया है, वो अपना इन्फ्लुएंस इसलिए बढ़ाना चाहते थे ताकि वहां के रिसोर्सेस को ये अपने बेनिफिट के लिए क्या कर सके, यूज कर सके, अपने काम के लिए यूज कर सके। Both countries sought to carve out their own sphere of influence in the treaties and negotiation conducted after the end of the Second World War. और बाकी अदर कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए कई जगह पर जो है इन्होंने ट्रीटीज कर लिया। जैसे जो है अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम के साथ या छोटे छोटे कंट्रीज के साथ, जापान के साथ ट्रेड कर लिया कि अगर आप मेरे साथ ट्रीटी कर लोगे तो मैं आपके अगेंस्ट में, अगर कोई भी कंट्री आपको जैसे मान लो, मैं थोड़ा सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। जापान को यूएसए ने ऑफर दिया, यूएसए बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जापान जो है उतना ज्यादा रिसोर्सफुल नहीं था, हालांकि आज के डेट में काफी ज्यादा है। तो इन्होंने बोला जापान को जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, देखो जापान, तुम देखो वर्ल्ड वॉर तो होते रहेगा, देख रहे हो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, हो सकता है फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, तो तुमको बचाने के लिए कौन आएगा? तो तुम अपने, देखो तुमको बचाने के लिए, अगर अपने आप को बचाना है तो तुमको बहुत बड़ी आर्मी रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी सेना रखना पड़ेगा, और बहुत बड़ा सेना रखने के लिए खर्चा भी बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। तो तुम ये सब काम मत करो, तुम ये ठेका हमें दे दो। मतलब जापान पर अगर कोई कंट्री हमला करता है तो जापान पर हमला नहीं होगा, वो यूएसए पर हमला होगा। तो ये बात भी जापान को अच्छी लगी यार, कितना बड़ा सुपर पावर मेरे पास आकर बोल रहा है कि अगर जापान पर अटैक, मतलब किस पर अटैक, यूएसए पर अटैक। मतलब ये कुछ इस तरीके से ऐसा समझ लो कि क्लास में एक बहुत हट्टा कट्टा लड़का है और एक दुबले पतले लड़के के पास जाकर बोलता है, देख चिंटू, तेरे को कोई भी मारेगा ना तो मेरे को एक बार बता देना, मैं उसको पूरा मार मार के कचुम्बर निकाल दूंगा उसका। तो जापान को भी लगा यार कि हाँ यार, मैं खर्चा करूंगा आर्मी में, उससे अच्छा मैं वहां के लोगों के डेवलपमेंट पे खर्चा कर लेता हूँ। और यूएसए के साथ क्या कर लिया, ट्रीटी कर लिया। तो ये ट्रीटी आज भी चलती है, बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने यूएसए के साथ ट्रीटी करके रखी हुई है। ठीक है, फिलीपींस हो गया, ये सब सारे कंट्रीज हैं, जापान हो गया। तो समझ में आया अब आपको? तो ये जो कंट्रीज थी रशिया और अमेरिका, ये ट्रीटीज के थ्रू या नेगोशिएशन करके, नेगोशिएशन मतलब यहाँ पे मोल भाव करके कि आप हमें जो है हम आपकी रक्षा करेंगे, उसके बदले आप हर साल हमें $10 बिलियन दे देना या $15 बिलियन दे देना, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी की तरह जो है पैसे लेते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए इसी तरीके से काम जो है करते थे। The Soviet sphere of influence inducted East Europe and later China, Korea and the other countries. रशिया का जो इम्पैक्ट था वो ईस्टर्न यूरोप में हुआ, उसके बाद चाइना में, कोरिया में, फिलीपींस, वियतनाम, अदर छोटे छोटे कंट्रीज में जो है इनका इन्फ्लुएंस जो है हुआ। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंस्टिट्यूटेड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका एंड इट्स allies. Both countries accepted these boundaries but were always suspicious of each other's intentions. अब देखो, बाकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पूरा अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो गया, वेस्टर्न यूरोप में भी हो गया। अब रशिया का एरिया कौन कौन सा है, मतलब ये पूरा अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड का दो पार्ट अगर करें तो इधर वाले हिस्से पर यूएसए का इन्फ्लुएंस है और इधर वाले हिस्से पर जो है यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये दोनों को हमेशा डर लगा रहता था एक दूसरे के इंटेंशन के कारण, क्योंकि यूएसए भी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री उनके इन्फ्लुएंस में आए, यूएसएसआर भी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री उनके इन्फ्लुएंस में आए। तो इसके लिए लड़ाइयां भी हो सकती है, ट्रीटीज चेंज भी हो सकते हैं। इनिशियली अमेरिका हैड द अपर हैंड बिकॉज इट पोसेस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। स्टार्टिंग में ये जब रेस चल रहा था ना कि कौन किस कंट्री को अपने साइड खींच के ले आएगा, इस रेस में जो है अमेरिका काफी हद तक क्या था, आगे था। आगे होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसने उस समय जो है न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। न्यूक्लियर वेपन मतलब जैसे बंदूक गोलियां होती है ना, उसी तरीके से न्यूक्लियर बम होता है। अगर न्यूक्लियर बम अगर आपने एक बार वो कर दिया, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है न्यूक्लियर बम काफी छोटे अमाउंट में हुआ था,
बाद में अमेरिका ने बहुत बड़े अमाउंट पर जो है और क्या बना लिया, न्यूक्लियर वेपन्स जो है बना लिया। तो न्यूक्लियर वेपन से ना सिर्फ जिस कंट्री पर गिराया जाएगा उसको नुकसान होगा, बल्कि पूरे अर्थ को नुकसान होगा। तो अब लोग डरने लगे, अरे यार इसके पास तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन है, रशिया के पास तो है ही नहीं, चलो 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 अमेरिका के साइड चलते हैं। तो कूद कूद कर किसके पास जाने लगे, अमेरिका के पास पहले जाने लगे। लेकिन रशिया ने भी बहुत ही जल्दी क्या किया, 1950 के आसपास जो है इसने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया। तो अब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो पहले जो जो छोटे छोटे देश जो कूद कूद के अमेरिका के पास जाते थे, भैया हमें रख लो, हमें रख लो, हमें सिक्योरिटी दे दो, हमें सिक्योरिटी दे दो। अब वही चीज किसके पास आ गई, वही पावर किसके पास आ गई, रशिया के पास आ गई। अब फिर से जो रेस है वो दोनों बराबर पे आ गया। पहले अमेरिका आगे चल रहा था, अब रशिया भी बराबर पर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। The world saw rapid economic growth from 1945 to 1970। पूरे वर्ल्ड ने क्या देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1970s तक बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई हर कंट्री में। Tension continued to prevail between the two superpowers during the period, but it did not lead to the outbreak of a war। 1945 के बाद 1970 तक दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन हमेशा बना रहता था। कौन से दो कंट्रीज के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। इनको हमेशा ये डर लगा रहता था यूएसए को कि मेरे इन्फ्लुएंस में जो कंट्रीज है उनको कहीं भगा कर रशिया ना ले जाए। रशिया का टेंशन था कि मैंने जिस कंट्रीज को इन्फ्लुएंस बना कर रखा है उसको अमेरिका बहका कर ना ले जाए। इस तरीके से हमेशा दोनों के बीच में टेंशन बना होता था। However, this situation changed after 1970s as the economic recession set in across the world। लेकिन ये जो टेंशन है ना, ये कुछ देर के लिए खत्म हुआ कब, 1970 में, जब उस समय इकोनॉमिक रिसेशन आया। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब ये समझ लो महंगाई, चीजें आसानी से ना मिलना, भूखमरी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है अर्थव्यवस्था में जो है आने लगी। Tension rose anew between the two superpowers who possessed nuclear arsenal and that could not only destroy each other but also annihilate the whole world। अब इसके कारण से फिर जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो पहले तो लोग किसके दम पे जाते थे कि अरे नए नए हथियार है अमेरिका के पास, चलो करके। अब जो है इन्फ्लुएंस का जरिया क्या बन गया, किस कंट्री के पास कितना ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन जब होता है ना तो कंट्रीज के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं। तो अब कोई भी कंट्री किसी कंट्री को ज्वाइन कब करेगा, जब वो उसको पैसा ऑफर करेगा, खाने की चीजें ऑफर करेंगी, ठीक है। तो इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन तो था, ये न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे को खत्म तो कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो अदर कंट्रीज है जिनको इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, वो कंट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। याद करो इसी समय हम लोग पढ़े थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, यूएसएसआर और यूएसए दोनों के साइड न जाने का फैसला लिया था। तो उस समय जो नए नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हो गए, इन्होंने एक क्या किया था, ग्रुप बनाया था जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो हम ना तो यूएसएसआर के साथ थे, ना ही यूएसए के साथ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 1970, 1965, 1971 का वॉर हुआ, तो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो हमने भी किसका साथ देना चालू किया है, हमने भी किसका साथ मांगना चालू कर दिया, रशिया का। तो कुछ टाइम बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगा और हम रशिया के साइड जो है ज्यादा जाने लगे, ठीक है। However, this potential to destroy the world prevailed them from the confronting each other directly in a war। लेकिन कैसे भी करके ये दोनों कंट्रीज जो है वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुई, भले ही दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। Instead, they fought proxy wars in their colonies and the client state। और इन्होंने एक नया वॉर चालू किया जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हो, जैसे मैडम ने बोला राम प्रेजेंट मैम, श्याम प्रेजेंट मैम, लेकिन श्याम आया ही नहीं है, उसका अटेंडेंस किसी और ने लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी अटेंडेंस। तो जो बंदा नहीं है सामने उसके बारे में बात करना है, उसके अटेंडेंस लगवा देना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि ये कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे के सामने वॉर पे नहीं आएंगी, बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगी। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखना मतलब बंदूक नहीं चलाएंगी, दूसरे को सामने लाकर लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, एक है, मान लेते हैं वही पांडु वाला एग्जांपल लेते हैं। एक पांडु नाम का है, एक चिंटू नाम का है। ये दोनों आपके क्लास में बहुत ताकतवर हैं और दोनों के पास पैसा भी है, ताकत भी है, सब चीज है। लेकिन प्रिंसिपल ने बोला है कि भाई तुम लोग लड़ोगे तो मैं दोनों को क्या करूंगा, स्कूल से भगा दूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर नहीं लड़ रहे हैं। पांडु ने क्या किया, राहुल को ले आया और बोला कि मेरे बदले जा इधर से लड़। और चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने मान लो रोहन को बुला लिया।
तो अब ये दोनों सामने तो नहीं है, लेकिन अपने क्लाइंट के थ्रू, अपने कस्टमर के थ्रू या जिन जिन कंट्रीज पर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाया है, वो दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर में क्या हुआ, वो अपनी कॉलोनीज को आपस में लाके लड़ाते थे और क्लाइंट स्टेट को लाते थे। जैसे एग्जांपल के लिए, एक परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर एक्साइटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एंड द नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थर्न factories in the Vietnam after these countries were bifurcated in 1950 1954 respectively। जैसे अमेरिका जो क्या बोलते हैं कोरिया, ये जो कोरिया है ना, कोरिया में आधे लोगों पर राज कौन कर रहा था, मतलब इन्फ्लुएंस किसने बना कर रखा था, यूएसएसआर ने, और आधे कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस किसने बना कर रखा था, यूएसए ने। तो अब ये दोनों क्या बोलने लगे कि यार कोरिया को जो है अमेरिका का साथ देना चाहिए, और यूएसएसआर बोल रहा है नहीं नहीं, कोरिया को जो है रशिया का साथ देना चाहिए, इसी से उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है करके। तो आधे लोग यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ गए, आधे लोग यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ गए। इसके कारण से जो कोरिया जो पहले एक था वो दो पार्ट में टूट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, तो जो नॉर्थ साउथ कोरिया है वो उसने अमेरिका का साथ दिया, और उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया है उसने किसका साथ दिया, यूएसएसआर का साथ जो है दिया। वही काम कहाँ हुआ, वियतनाम में भी हुआ। वियतनाम में भी दो कंट्रीज में टूट गया। जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा था उसको किसने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया, और साउथ वाले हिस्से को किसने सपोर्ट किया, वियतनाम। वियतनाम के साउथ वाले हिस्से को किसने सपोर्ट किया, यूएसए ने। तो दोनों के साउथ साउथ हिस्से को अमेरिका ने सपोर्ट किया, और दोनों के नॉर्थ नॉर्थ हिस्से को किसने सपोर्ट किया, यूएसए ने सपोर्ट किया। तो देखो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस वाले स्टेट को तोड़ रहे हैं कि नहीं तुमको रशिया के जैसा हो जाना चाहिए, नहीं तुमको इसके जैसा हो जाना चाहिए करके। A similar situation was created following the bifurcation of India and Pakistan। Same reason वही भी हुआ, इंडिया और पाकिस्तान ने, with USSR supporting India and America supporting Pakistan। अमेरिका भाई साहब ने सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान जैसे कंट्री को, और यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट किया, ठीक है, हमें सपोर्ट किया यूएसए ने। The conflict between the Arab countries and the Israel in the West Asia was another proxy arena for the superpower, as were the independence movement in the Angola, Namibia, Mozambique in the Southern Africa। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो अरब कंट्रीज हैं और इसराइल, इनके बीच में भी लड़ाई हुई, तो किसी एक ने जो है एक पार्टी को सपोर्ट किया, दूसरे ने दूसरे पार्टी को सपोर्ट किया। इसके अलावा नामीबिया, एंगोला, ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो उस समय इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, अपने इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, तो अपने इंडिपेंडेंट के लिए जब ये स्ट्रगल कर रही थी, तो अंगोला को किसी रशिया ने बोला कि हमारे जैसा बन जाओगे तो जल्दी आजादी मिल जाएगी, यूएसए ने बोला कि नहीं हमारे जैसे बन जाओगे तो जल्दी आजादी मिल जाएगी। इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करने में जो है लगे रहते थे। More dangerous than even these proxy war was the arm race between the two superpower। ये proxy war तो अपने जगह पर था ही, लेकिन इसके अलावा एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि ये दोनों कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नए नए वेपन्स, नए नए आर्म्स बनाते थे। ठीक है, in spite of knowing that neither one of them could win a nuclear war, the fear of confrontation lead both countries to develop even deadlier nuclear weapon in the even large quantities। अब देखो दोनों कंट्रीज के पास सेम टाइप के न्यूक्लियर वेपन थे, तो अगर न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई होगी तो दोनों नहीं जीत पाएंगे, ना तो एक जीतेगा ना दूसरा हारेगा, दोनों बराबर के हैं, टक्कर के हैं। तो अब इन्होंने न्यूक्लियर वेपन में और नए नए इन्वॉल्व करने लगे, नए नए डेंजरस चीजें, डेडलिएस्ट चीज उनको बनाने लगे ताकि दूसरे कंट्री को हरा सके। These weapons were destroyed in their military bases across the globe, bringing all countries within their range। इसके अलावा ये सारे जो लोग हैं, मतलब यूएसएसआर और कौन, यूएसए, ये अलग अलग कंट्रीज में अपना मिलिट्री बेस बनाने लगे। मिलिट्री बेस मतलब एक जगह जहां पर अमेरिका और यूएसए के मिलिट्री जो है रहेंगे, ताकि वॉर के समय, जैसे मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए पाकिस्तान को किसने सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। मान लो क्या हुआ कि इंडिया ने जो है हमला कर दिया, वैसे इंडिया तो हमला करता है नहीं, मान लेते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो इंडिया के साथ में कौन है, रशिया, पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन है, यूएसए। तो अब बताओ कौन किसके नजदीक है, तो रशिया ऑब्वियसली हमारे ज्यादा नजदीक है, यूएसए तो बहुत दूर है पाकिस्तान से। तो सपोर्ट करने के लिए पहले कौन आएगा हमारे पास, यूएसए आएगा सपोर्ट करने के लिए। जब तक यूएसए सपोर्ट करने के लिए, ऐसा उस समय तो ऐसा नहीं कि एरोप्लेन था कि आधे घंटे एक घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है, उस समय शिप्स के थ्रू आते थे। तो यूएसए जब तक 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, तब तक इधर पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो है अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान में मिलिट्री बेस बना लिया,
ताकि अगर आसपास के कंट्री जो यूएसए के इन्फ्लुएंस में है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा कंट्री हमला करता है तो आर्मी का वेट करना ना पड़े, वहीं पर आर्मी अमेरिका के आर्मी रहे जो कि लड़ाई में तुरंत क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है वो क्या करने लगे, अपना मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री बेस जो है बनाने लगे। So the threat of nuclear devastation hung over the world as a superpower kept threatening to the weaponry in area of tension। अब इसके कारण रशिया को भी टेंशन हो गया कि यार इसने अपना मिलिट्री बेस बना दिया, दिक्कत मेरे को भी हो जाएगा। Another very real fear was that the technical glitch could accidentally and unintentionally trigger a nuclear weapon। और एक और खतरा क्या था कि मान लो किसी ने गुस्से में आकर न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो क्या दिक्कत होगा करके बहुत सारे ऐसे टेंशन थे। That's why from 1975 to 1999, the entire world stood on the precipice of mutually assured destruction leading to the nuclear annihilation। इसलिए 1975 से 1919 के बीच में जो है लोग हमेशा डर के साए में जीते थे कि कब कौन सी कंट्री जो है क्या कर दे, न्यूक्लियर वेपन जो है यूज कर दे करके। ठीक है, अब देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये अमेरिका और रशिया कितने स्वार्थी हैं। इनको जब जरूरत पड़ी सुपर पावर बनने की कि हमारे पे कोई दूसरा कंट्री अटैक ना कर दे, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग कर दी। जब यही चीज इंडिया ने किया 1974 में, एक बार पहले हुआ था लाफिंग बुद्धा वाला न्यूक्लियर टेस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में 1998 में। तो 1974 और 1998 में जब इंडिया ने यही चीज करना चाही तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका ने बोला कि इंडिया नहीं कर सकता न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट दुनिया के लिए खतरनाक है। और जब वो खुद किए तो ठीक है, हमें भी तो फियर है ना भाई, हमारे अड़ोसी पड़ोसी में तो दो देश दुश्मन हैं, उनके यहाँ तो दुश्मन नहीं है, हमारे तो दुश्मन साथ साथ घूमते हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो जब दोनों से लड़ने की बारी आएगी तो अगर हमारे पास अच्छे हथियार नहीं होंगे तो ये दोनों हमें कुचल कर खा जाएंगे। तो यही चीज इंडिया बोला कि भाई देखो तुम्हारा जो ये जो न्यूक्लियर वेपन वाला जो बात है ना, ये दोगलेपन वाली बात है। तुम दो तरफा बात करते हो, जब तुमको जरूरत पड़ती है तब तुम लोग अच्छा अच्छा न्यूक्लियर वेपन बना लेते हो, और जब किसी दूसरे कंट्री को जरूरत पड़ती है तो तुम उसको रोकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो जब खुद की जरूरत पड़ती है तो सब चीज वायब है, लेकिन कोई दूसरा करे तो क्या होता है, दिक्कत है। इसी को बोलते हैं कि इंसान जो होता है ना, खुद की जब गलती होती है तो वकील बन जाता है, और दूसरे की गलती होती है तो जज बन जाता है। यही चीज अमेरिका ने हमारे साथ किया था। इसीलिए आज भी हम लोग यूएसएसआर का साथ नहीं छोड़ते, भले यूएसएसआर ब्रेक हो गया है और ये फेडरेशन ऑफ रशिया हो गया है। रशिया ने यूक्रेन पर बहुत सारा वार किया है, पारी पूरी दुनिया ये बोल रही है कि रशिया गलत किया, रशिया गलत किया। इंडिया ने एक बार भी ये नहीं बोला है कि रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन कर गया, क्रीमिया का इन्वेजन करके गलत किया है, क्योंकि उसको भी अपनी सेफ्टी की जरूरत है भाई, रशिया को भी। अब रशिया जो है, रशिया के बॉर्डर में अगर अमेरिका आकर बैठ जाएगा ना, नाटो के थ्रू, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो सबको अपना सेफ्टी प्यारा है भाई, इसीलिए रशिया जो है यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। और इंडिया जानता है कि अपनी सेफ्टी क्या होती है, इसलिए रशिया का हमेशा साथ दे रहा है ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हो सकता है एक दो वीडियोस में चैप्टर खत्म हो जाए, तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपको मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।